अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। नाज़रीन, ये जितनी भी सेशंस होते हैं इन सारी वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और जो है इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि टाइमली आपको जो है वीडियोस की और सेशंस की अपडेट आपको मिलती रहे और इसके साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो कि पीएसएक्स में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, उन्हें भी आप जो है ताकि वो भी इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो सेशन में मौजूद हैं माशाल्लाह, उनका काफ़ी इंतज़ार रहता है और जो है उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो जो है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनका नाम काफ़ी है, मैं उनका नाम लूँगी और जो है इसके साथ ही आज उनको इस प्रोग्राम में दावत देने का मकसद सिर्फ ये है ताकि इस वक्त हम उनसे जान सकें कि इस वक्त एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर हम उनसे आज बात करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुनीर खनानी साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्लाह ताला शुक्र, अल्लाह ताला शुक्र। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कोई भी मैं जो है मार्केट के हवाले से बात करने से पहले एक ये मैं बात करना चाहूंगी कि इस वक्त जो है बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जो अच्छी अर्निंग कर रही हैं, लेकिन उनके उस हिसाब से हम देखते हैं कि डिविडेंड नहीं आ रहे होते हैं। अगर हम पीएसएक्स को भी देखें तो पीएसएक्स का जो अपना इदारा है वो भी उस तरह से डिविडेंड नहीं दे रहा होता है। तो जब वो खुद ही डिविडेंड नहीं दे रहा होता तो वो दूसरी जो कंपनीज हैं उनको किस तरीके से वो मोटिवेट करे कि वो जो है एक अच्छा डिविडेंड पब्लिक को दे सके। तो क्या क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी है, क्या मामलात है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। देखिए बेटा, ये तो नहीं कह सकता कि पीएसएक्स ने डिविडेंड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, वो किसी और को नहीं कह सकता। तो इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके होते हैं ना कि आपने सेलेक्ट करना है, इन्वेस्टर ने सेलेक्ट करना है कि उसने किस आइटम में काम करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम ना करे, कोई आप दूसरे, जैसे आप आजकल अनाउंसमेंट पाकिस्तान ऑयल फील्ड का कितना बेहतरीन अनाउंसमेंट आया है सर, मतलब डिविडेंड बेहतरीन। अटक पेट्रोलियम उठा के देख ले, अटक सीमेंट उठा के देख ले। मतलब आप डिविडेंड के, आपके पास चॉइस तो बेशुमार है, लेकिन आप अगर काम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं जिसका कोई आगे पीछे वाले नहीं है, डिविडेंड नहीं है, सब ट्रेडिंग है, तो उसकी अलग, वो अलग मैटर है। लेकिन इसमें मार्केट बिल्कुल चीपर है। बैंक के अनाउंसमेंट देख लें, फर्टिलाइजर के अनाउंसमेंट देख लें, ऑयल सेक्टर के अनाउंसमेंट देख लें, उनकी पी देख लें, बहुत मिल रही मार्केट। कोई मार्केट में सब टेंशन उन आइटमों का है जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। आइटम में आप काम करते वक्त आप सिर्फ एक आइटम में 20 से 25% ग्रोथ और पे आउट कंपनी है, आपको कौन हरा सकता है। आप बैंक के अनाउंसमेंट देख रहे हैं, क्वार्टर के अनाउंसमेंट 40 रुपए अर्निंग आई है अभी बैंक की, 40 रुपए अर्निंग आई है बैंक हबीब की। बाकों की अर्निंग देख रहे हैं, कौन हरा सकता है आपको। लेकिन अगर आपने काम ही कचरों में करना है, जो पे आउट नहीं देती है, सालों साल से नहीं दे रही है, उसमें ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब है आपने सब हार जीत करनी है। मार्केट मेरे ख्याल से चीपर मार्केट है, कोई मार्केट नहीं घटा सकता इस समय कहता। अच्छा, सही। यहाँ पर नाज़रीन, हमारे साथ जो है कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो आप लोगों के सवाल हैं तो काइंडली अपने सवालात जो है जरा जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है सेशन का। तो जो है आप लोगों के जो सवाल हैं, क्योंकि आखिर में सवाल आने लगते हैं तो वो कंप्लीट हो नहीं पाते, तो काइंडली आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहूंगा सवाल है कि जी एक तो सजाद। वैसे अच्छा जी, जावेद साहब जी बोलिए। जी, एक तो वैसे इस्लामाबाद कराची में मगरिब का टाइम होता है तो नमाज के साथ आपका अटेंड करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि मुनीर साहब हमारे लिए एक मसले रहा है बड़ा, इनसे हम फायदा उठाते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि इन्होंने एक दफा बात की थी कि सिस्टम बिल्डिंग पे काम होना चाहिए और ये सिस्टम बिल्डिंग पे काम करें तो एक जो नौजवान है, जो नए डेवलपर समझे, एआई डेवलपर या कोई, वो स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह को देखें कि वो एक सिस्टम बिल्ड कर सके बाइंग सेलिंग या कुछ ऐसे स्टॉक में काम करने के लिए। सर देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है,
यूजर फीचर के ट्रेडिंग सिस्टम बनता है कि वो ऑटो एक परसेंटेज पे वो ऑटो ट्रेडिंग परचेज और सेल करता है। एक होता है कि फीड कैचर तो मुझे एक चीज में 10 पैसे फर्क मिले और 10 पैसे ऊपर ज्यादा बिक जाए। बहुत सारे सिस्टम डेवलप होते हैं, चीजें होती हैं। लेकिन सबसे देखिए ये तो हुआ है कि जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर हर तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे हम मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों जो 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 ट्रेडिंग करते हैं, जो काम करते हैं, उन सबसे मैं रब्ता रखता हूँ, उनको टेलीफोन करता हूँ अकाउंट खोलते हुए, उनको कहता हूँ कोई एडवाइस हो, कंप्लेन हो तो मुझे फोन करें, मुझे बताएं कि मैं अपने सिस्टम को किस तरह से बेहतर क्या कर सकता हूँ, आपको इस लेवल की सर्विस दूं कि आपको मुझे फोन ना करना पड़े। ये मेरी कामयाबी है। आज भी अगर आप देखेंगे मेरा सिस्टम 100% ऑटो है। बैंक में अगर आपके पैसे चाहिए विद इन द फ्यू मिनट्स आप अकाउंट में होंगे, आप डिपॉजिट करा के स्लिप भिजवाएं तो विद इन द मिनट्स आपको आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। हर चीज जो मुझे स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, अगर प्रोवाइड नहीं करता तो मेरी कोशिश होती है कि वो स्टॉक से वो चीज मांगी जाए और सिस्टम को डेवलप किया जाए। कामयाबी एक ही होती है कि आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें और उसमें आप वहां इसका इन द लिमिट। मैं कहता हूँ कि अभी तो पाकिस्तान में आप सबको टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, हमें अभी बहुत आगे जाना है ऑटो में, चीजों में। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे चीजें रिसर्च, टेक्निकल यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है कि सुबह उठे तो ये टैक्स नया लग गया, कोई ये लग गया। बेस्ट होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4-5 साल के मिनिमम इन्वेस्टमेंट सोचे करें, 20-25% ग्रोथ हो, पे आउट कंपनी हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिर्फ आखिरी ये पूछूंगा कि आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर आपने कभी टेक्निकल कोई इंडिकेटर यूज किए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, हम किसको सीखें? सर मैं टेक्निकल एडवाइस यहाँ पे देखें, एक बात सुनो, पाकिस्तान में ना मैं इन्फ्लेशन काउंट कर सकता हूँ, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ रुकेगा, डॉलर कहाँ रुकेगा, मुझे कुछ पता नहीं। टेक्निकल वहां काम करते हैं, चीजें वहां काम करती है जब मुझे पता है कि इकोनॉमी एक फ्लैट लेवल पे चल रही है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले 4-5 साल फ्लैट रहेंगे, इन्फ्लेशन फ्लैश रहेगा, डॉलर मुझे हर दाम में मिलता रहेगा, तो मैं किसी चीज को काउंट कर सकता हूँ। इस वक्त बेस्ट है कि आप कॉन्सेंट्रेट करें कि चीपर अकाउंट कौन से मिलते हैं, 3-4 की पीपर जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके, जहां मिनिमम रिस्क हो। अटक रिफाइनरी उठा के देख लें, सिर्फ ये कि पे आउट कम करता है, 234 अर्निंग है और 350 में दाम है, इसमें आप क्या हार जाएंगे। उसकी 20% इन्वेस्टमेंट अटक पेट्रोलियम में, 20% इन्वेस्टमेंट नेशनल रिफाइनरी में, मतलब चीपर का आपको कंपनी पड़ी हुई, आप देखिए उठाकर पाकिस्तान ऑयल फील्ड क्या रिजर्व, क्या पे आउट करता है, अटक पेट्रोलियम, इस तरह की चीजें पड़ी। देखिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इशू ये है। शुक्रिया, थैंक यू, समझ गए जी। जी सजाद साहब, आपका सवाल है, आप कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मेरे साहब से बात करने के लिए, आपने नादिया साहब आपने हमें मौका दिया। मेरा उनसे सवाल ये है कि ये इंटरेस्ट रेट ये कह रहे हैं कि 2% ये कम होंगे, तो इसमें बैंक कितना करेक्शन कर सकते हैं? सिंपल ये क्वेश्चन है सर। देखिए मेरा व्यू है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से बैंक का जो कायबर होता है फिक्स होता है। जैसे मैं अगर बैंक से काम करता हूँ तो बैंक मुझसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता, कायबर 1 या 2 जो भी होता है। बैंक को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे कॉन्सेप्ट है कि बैंक की अगर गिरेगा तो बैंक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं इस बात को लेकर नहीं काम करता। मैं तो आज भी देखा बैंक की क्या पी चल रही है, उसको देखे 2-3 की पी पे बैंक मिल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत मिनिमम फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता भी है तो उनका। तो इसमें जो बैंक के जो रेट जो पी मिल जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होना चाहिए लॉन्ग टर्म बेटर, एक ही बात। अब आप बैंक के अभी 95 में दाम है, 40 की पी है, 40 रुपए अर्निंग है, क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे? 2-4 रुपए का फर्क पड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे बताएं, क्या हार है आपकी? जी बिल्कुल, इस तरह BIPL भी इंशाल्लाह बिल्कुल नीचे मिल रहा है। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। जी और किसी का सवाल था? किसी शायद अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे अभी इन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से इन्होंने कहा कि जो है बैंकिंग सेक्टर के जो है जो अर्निंग्स वगैरह के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन
यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे इंटरेस्ट रेट हम आगे भी देख रहे हैं कि जो है जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल लेती हूँ, मैं अपना सवाल कर लूँ फिर मैं आपका भी सवाल लेती हूँ सर। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम ये देखते हैं कि जो हाई लेवरेज कंपनीज हैं उसमें हम मोमेंटम हमें नजर आता है, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, लेकिन अभी हमें वो चीज नजर नहीं आई। तो क्या इसकी वजह ये है कि वो कंस्ट्रक्शन का जो अभी काम है वो इतना प्रॉपर नहीं हो रहा है? क्या ये एक वजह है? क्या है? और अभी आने भी वाली है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें भी हम कट डाउन का उम्मीद रख रहे हैं, तो फिर आगे क्या इसको देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आप देख रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता है मिनिमम 1.5% कम होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए हाईली जो सीमेंट सेक्टर है ना, अगर आप देखें तो हाईली मतलब ये है कि लेवरेज कंपनी है। अगर आपको सीमेंट से काम करना है तो मैं समझता हूँ लकी ले ले, आप कोहाट सीमेंट ले ले, आप ठटा सीमेंट ले ले, जो लेवरेज से फौजी सीमेंट आगे जाकर कम हो जाएगा। आप ऐसी आइटम लेंगे तो पे आउट करते हो कम लेवरेज है आपके लेवरेज में, तो उनको बेनिफिट भी होगा, चीजें भी होंगी। कॉस्ट, आप सबसे पहले ये देखें कि आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका सीजन क्या है। इस वक्त आईपीपी से आप उठा के देख लें, बेहतरीन आज ही निसार चुनिया एक निसार पावर का अनाउंसमेंट आया, 15 रुपए अर्निंग 40 दाम। इससे चीपर कंपनी क्या मिलेगी आपको? पावर तकरीबन 50 रुपए अर्निंग है कंसोलिडेट, आप उसको देखें कितना 15 रुपए 20 रुपए डिविडेंड साल का, आपको क्या चाहिए? इस तरह की बहुत सारी कंपनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से यकीनन लेवरेज कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे, लेकिन इससे इतने फर्क नहीं पड़ेगा जितना आज जो चीपर कंपनियां मिल रही हैं। सेलेक्ट करने की बात है, थोड़ा सा बुक खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, जैसे 5-7-10 कंपनियां मैंने बता दी, उस तरह की बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जिसमें आप काम करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट 90% आदमी चाहते हैं ट्रेडिंग करना। अगर ट्रेडिंग पे आउट में नाम लूंगा तो किसी को बुरा भी लग सकता है, तो आप उन चीजों से दूर हैं जो पे आउट नहीं करती, बस आप महफूज रहेंगे। सही। जी हवावे, आप अपना सवाल कीजिए। मैं क्विकली एक पूछ लेता हूँ, पता नहीं वो पूछते कि नहीं पूछते जी सर। वाह, शायद ये बचगाना सवाल हो, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे मतलब एक न्यू इन्वेस्टर है बिल्कुल, या कोई मार्केट में आया है या डिविडेंड के लिए वो काम करना चाह रहा है, तो मिनिमम शेयर कहाँ तक वो लेके जाए, यानी कि कहाँ पे उसको मिनिमम शेयर होने चाहिए उसके पास? तो हर ये तो वाहिद ऐसा ऐसा मतलब ये इन्वेस्टमेंट की जगह है जहां पे आदमी 5,000 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 2-2 5-5 ऐड करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकता है। हर तरह का शेयर मिलता है, छोटे में छोटा, बड़े से बड़ा शेयर मिलता है। आप एक 100 से फौजी सीमेंट ही ले लें, इसका 1-3-4 रुपये अर्निंग है, वही ले लें कम से कम। 100 से पाव भी ले सकते हैं, 100 से केपको भी ले सकते हैं, एफएफसी भी ले सकते हैं। अब तो मेरा वर्ल्ड छोटे शेयर मतलब 50-100 से भी ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छी मार्केट पूरे मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है कि छोटे से छोटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और विद इन द डे 2 डे आप ये पैसे कैश करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप ये पैसे कैश नहीं कर सकते, आपके शेयर आपके हाथ में है, इन्वेस्ट अकाउंट में डाल सकते हैं, सालों साल तक आप डिविडेंड कर दे सकते हैं। बस आप 4-6 महीने में एक नजर डालें कंपनी में क्या इसकी ग्रोथ में क्या फर्क पड़ा है, उसको कैलकुलेट करें, आप 1 मिनट के अंदर इन और आउट हो सकते हैं। इससे अच्छी स्टॉक एक्सचेंज से अच्छा इन्वेस्टमेंट मार्केट कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा आधा घंटा लगाएं, उसको देखिए बुक खोल के, जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें कि वो कंपनी पिछले 5 साल में क्या पे आउट कर चुकी है, ग्रोथ क्या है, डिविडेंड देती है। अदरवाइज कितनी भी अच्छी कंपनी है अगर पे आउट नहीं करती तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जी बहुत जी शुक्रिया अस्सलाम सर। वालेकुम। जी उमर, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी उमर। सर मेरा ये सवाल है कि निशात मिल के बारे में जरा मुझे बताएं, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? साथ में आपको क्या चीज नजर आई साथ में से? निशात मिल में जो है ना वो मुझे उसका प्राइस जो है ना काफी लो पे लग रहा है। प्राइसिंग जो उसकी आई हुई है वो मतलब आप 1 साल का जो देखे तो तकरीबन लो के करीब है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में लॉस भी तो आया सबसे बेटा, तो आपकी थोड़ा सा मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म करना चाह रहा हूँ। फिर तो इसका रिजर्व और जो इसकी इन्वेस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, मतलब आप उसको लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उमर, अपना सवाल कीजिए प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि
हमारा इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स तो कोई 1.5 महीना होने वाला सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन कुछ और शेयर हैं जो आगे पीछे बिल्कुल जिनमें वॉल्यूम ही नहीं पड़ता, वो काफी उनमें काफी बड़े गेंस नजर आ रहे हैं, 100% से भी बढ़ गए हैं और 3x भी हो गए हैं पैसे। उनमें इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं या अब थोड़ा लेट हो गए? बेटा मैंने शुरू में ही कहा था कि चीपर मार्केट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करें जिस आइटम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर। इंडेक्स और बहुत जीरो समझ के जीरो इंडेक्स, ये लाख सवा लाख इंडेक्स 1,25,000 हो जाएगा और आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। आप ये देखें कि आपने किस आइटम में इन्वेस्टमेंट किए। OGDC और PPL 2.5 की पी पे मिल रहे हैं, इनके अर्निंग 50, OGDC के अर्निंग 50 रुपए, यहाँ से डबल हो जाए तो इंडेक्स कहाँ खड़ा होगा। तो आप देखें कि क्या कौन से आइटम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या पे आउट करती है, उसको देख के काम करें कि वो आइटम आपको क्या दे रही है। इंडेक्स को आप छोड़ दें। नहीं सर, इसके अलावा वैसे मैं ये इंडेक्स में जो KSE 100 इंडेक्स के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अलावा बात कर रहा हूँ। जो दूसरे शेयर हैं जिस तरह DWAE है हमारा, वो 2-4 रुपए से 150 पे चला गया था। इसके अलावा PHDL है, इस तरह के जितने भी पेनी शेयर्स हैं इनमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप शायद टाइम खत्म हो गया? सर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की, एक बात शुरू में कही थी, जब तक उसमें 20-25% ग्रोथ ना हो, डिविडेंड नहीं देती और 3-4 की पी का सस्ता मिल रहा है उस वक्त में, आया आप इन चीजों को देखें कि आया वो जितना पे आउट करती है या अर्निंग है इसके मुताबिक क्या पी पे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद जरूर इन्वेस्टमेंट करें, न तो अदरवाइज उसको भूल जाए। सही। सर लेकिन ये अपनी फंडामेंटली तो अच्छी नहीं है कि हम, मैं तो इसीलिए नहीं करता, लेकिन फिर और मैं मेरे अलावा भी इंडिविजुअल इसीलिए ज्यादातर अवॉइड करते हैं। बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा, बहुत स्लो बोलना, आप तेज बोले। सर मैं कह रहा हूँ मैं तो इनको अवॉइड करता हूँ वैसे भी, इस तरह के शेयर्स को, इस तरह की कंपनीज को, लेकिन फिर इनके अंदर इतना वॉल्यूम क्या आ रहा है, वो इंस्टीट्यूशन की वजह से आ रहा है या इंडिविजुअल ही इसमें काम कर रहे हैं? वो आपको लालच दे रहे हैं कि आप आए, आपको बुला रहे हैं आप आए, आपको टेलीफोन तो नहीं कर सकते कि आप आए, वो आपको वॉल्यूम दिखा के आपको लालच दे रहे हैं कि आप आए और काम करें, तब वो आपके पैसे छीन लें। आप दूर रहें, जब तक वो डिविडेंड नहीं देती, 20-25% ग्रोथ नहीं है, आप उनसे दूर रहें, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो, कितना अच्छा नाम हो। सही। लेकिन सर जहाँ जो डिविडेंड दे रही हैं और फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं जिस तरह OGDC है, PPL है, ये तो वही साल होने वाला, 2-3 महीने होने वाले, एक ही रेंज में स्टॉक है। यहाँ तक कैपिटल गेन के लिए तो यहाँ पे काम करना एक तरह से फजूल ही है। जो ये मैंने इतना टाइम से OGDC होल्ड कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ अभी तक। एक साल पहले दाम था 70 रुपए OGDC का, आज 125 रुपए दाम है। और मेजर प्रॉब्लम क्या है, सर्कुलर डेट का। ये कंपनी OGDC, PPL, PSO, नॉर्दर्न साउदर्न के साथ प्रॉब्लम है कि वो सर्कुलर डेट की वजह से फंसी हुई है। हालांकि वो चीपर कंपनियां हैं। 22 अर्निंग है बेटा नॉर्दर्न की, 50 अर्निंग है OGDC की। मसाई क्या है, उनके पैसे क्लियर नहीं हो रहे। तो मतलब ये एक सर्कल है जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वजह से अगर वो चीपर कंपनी है बेटा, अगर ना बनना तो कोई वजह है ना बनने की बेटा। जी बहुत शुक्रिया उमर साहब। यहाँ पर अहमद शुएब साहब आपका सवाल है, प्लीज आप अपना सवाल कीजिए। जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मुझे पूछना है कि NCPL आज काफी तेजी से गिर रहा है, तो उसके बारे में क्या है कि आगे उसको होल्ड करना चाहिए या उसके आगे कैसे लेके चले? दूसरा आइटम कौन से बोलिए बेटा, आपने नाम पूरा बताया तो आप कंपनी का नाम बताएं, क्या नाम बताया? NCPL, निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। निषाद चूनिया। अच्छा, उसकी अर्निंग तो बहुत अच्छी है, निषाद चूनिया पावर की अर्निंग तो बेहतरीन आई है। अगर उसे पे आउट नहीं किया तो इसको रिसीवेबल होंगे, उसकी कैश लिक्विडिटी नहीं होगी, इस वजह से उसे पे आउट नहीं किया। मतलब 14-15 रुपए अर्निंग आई है शायद, तो मुफ्त है। लेकिन आप मतलब वो देखें वो उसकी ग्रोथ है ना बेटा, आपके पास क्या अर्निंग दिखा रहा है वो, मतलब क्या पी पे ट्रेड कर रहा है वो, तो की पी पे। जी सर एक्चुअली आज वो गिरा है काफी ज्यादा, तो वजह के उसने पे आउट नहीं किया, ये वजह गिरने की। अर्निंग तो उसकी बेस्ट है एग्जैक्टली। गलत नहीं हो तो
जी जी बिल्कुल सर, इसको कितना लॉन्ग होल्ड करना चाहिए अगर मैं इसको होल्ड करूं? सर देखा, मैं आपने देखा ना, आईपीपी के साथ एक इशू है कि उनकी पेमेंट रिलीज नहीं हो तो हुकूमत की, पाकिस्तान की तरफ से जैसे रिलीज होगी एक मोटा डिविडेंड आपको आएगा जो आपको खुश कर देगा। मैटर ऑफ है कि वो डिविडेंड, वो पैसे रिलीज कब होकर मिलते हैं उस पर इनसे डिपेंड करता है। राइट राइट। तो सर एक और क्वेश्चन है, बेसिकली मारी पेट्रोलियम के बारे में क्वेश्चन था कि उसको मैंने उसकी होल्डिंग की भी है कुछ, और मज़ीद भी मैं लेना चाह रहा हूँ, तो जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट है वो उसमें एक्स डेट के बाद की जाए या उससे पहले की जाए? मैं समझता हूँ एक्स डेट के बाद की जाए। इसकी वजह है कि इसमें जो बोनस आएगा 800 उसमें 10% टैक्स कटेगा, तो जो बोनस के शेयर आएंगे उसमें 720 आएंगे, तो 80 शेयर कट जाए, इसके अमाउंट का बहुत बड़ा रिफ्लेक्ट आएगा। और बेसिकली कंपनी को मतलब ये कि इसको समझे कि वो क्या में मखसूस अल्फाज होता है कि डिविडेंड तो आया है, तो कंपनी को बड़ा छोटा किया गया है, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करके मखसूस नाम होता है। ये समझे कि आप ये सोच के नहीं कि इसका मेन जो है वो डिविडेंड है। साल का 250 रुपये वो डिविडेंड देता है। 250 के हिसाब से आप हिसाब करेंगे वो 6 की पी पे चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की लिहाज से और ग्रोथ की लिहाज से आज भी सस्ता शेयर है, लेकिन इसे होल्ड करना पड़ेगा। इसमें आप लंबी मे भी एक्स बोनस में ट्रेडिंग ज्यादा होने लगे, लेकिन आज ये इसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है और लॉन्ग टर्म में यहाँ से आफ्टर ये एक्स होने के बाद इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने के लिए। एज ए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, लेकिन अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। राइट सर, मेरा बेसिकली कुछ होल्डिंग है ऑलरेडी एंड इसमें मारी पेट्रोलियम में, और अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मुझे क्या अभी प्रॉफिट में सेल करके इसको एक्स डेट के बाद उठाना चाहिए या मैं अभी होल्डिंग रखूँ जो मेरे पास है? सर देखिए, ये आइटम है ना, इसमें इस तरह एडवाइस तो मैं नहीं कर सकता कि आप होल्ड करें कम होल्ड, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी है, बेस्ट पे आउट कंपनी है। इसको आप रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, आपको पे बैक कर देंगे। राइट, जज़ाकल्लाह। जी हसन, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हसन है। मैं सर आपसे पूछना चाह रहा था कि पिछले कुछ अरसे से साज़गार जो है साज़ियो, ये बहुत ज़्यादा डिप ले रहा है और स्टिल जो है आज भी ये गिरा है और 950 पे ही चला गया है। क्या इसकी वजह जो है जो BYD की लॉन्चिंग है उसकी वजह बन रही है, या इटसेल्फ कंपनी जो है वो इसको किसी वजह से इसके शेयर को वापस जो है नीचे अपनी पुरानी रेट्स के ऊपर लेके जा रही है? और इसके अलावा ATRL के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उस तरह मार्केट में वो परफॉर्म नहीं हुआ और ना ही उसकी इतनी ज्यादा जो है रेटिंग हाई गई है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और आप इनको इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं कि साजगार को होल्ड करना चाहिए या इसको सेल करके बाहर आ जाना चाहिए? जी, इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। सर देखिए, साजगार आपने देखा होगा कि मतलब कि होंडा का 12 है, हप्पा की गाड़ी आ रही है, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो आदमी डाउटफुल है कि जी जी। टफ कंपटीशन होने के बाद क्या सेल में फर्क पड़ेगा। ये डाउट की वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिनका अच्छा गेन हो रहा है वो थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर रहे हैं बेटा। नो डाउट इस दवा की अर्निंग जो है 70 रुपए की, 60 रुपए की बात कर रहे हैं, 70 की बात कर रहा है। इतनी अर्निंग में ये गिरेगा तो खैर नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा सा आदमी बोलता है कि तब बहुत महंगा शेयर है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। एक साल पहले क्या जी जी। दाम था, 1.5 साल पहले क्या दाम था, आज क्या दाम है, आप उसको फर्क महसूस कर सकते हैं ना। तो ये हाई रिस्क की जी दाम सही है, हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर डिपेंड करता है कि अगला क्वार्टर क्या आता है। पिछला क्वार्टर तो बेस्ट आया था, अब आदमी वेट कर ठीक रहे है। हैं कि ये क्वार्टर क्या आता है, उसके बाद ये तय कर पाएंगे कि इसका दाम क्या होना चाहिए। अभी इसे अर्ली कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, रिफाइनरी आपको मालूम है कि हर 15 दिन बाद डिस्कस होती है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, ना वो आके दे रही है, ना वो मार्केट चल के दे रही है। तो ये प्रॉब्लम है, जो लेकर रखेगा वही बहुत, अभी अर्निंग बेस तो वो चीपर है, लेकिन मसला ये है कि कब पॉलिसी आती है। इसलिए जब पॉलिसी आएगी तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी होगा, बहुत बड़े राइड भी आ सकते हैं, सब कुछ है। तो आदमी, नया आदमी इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचता है जिसके पास पड़ा हुआ वो ले लेके बैठा हुआ, लेकिन नया आदमी सोचता है कि ये हाई रिस्क भी हो सकता है, पॉलिसी आ जाए या 6 महीने बाद 1 साल आए, पीछे 2 साल से तो आ रही है, जा रही, आ रही, आ रही, आ रही। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। उमैर हूँ, आप अपना सवाल कीजिए, उसके बाद बस हम फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे।
अच्छा सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि अभी सितंबर से ऑनवर्ड्स दिसंबर तक आप मार्केट कैसी देख रहे हैं? क्या आप जो है सजेस्ट करेंगे? सर बेटा देखिए, ये अनाउंसमेंट का टाइम खत्म होने के बाद मार्केट कूल हो जाती है कि अभी मार्केट में सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होगी। फिर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, कोई अच्छी बातें IMF की मुख्य बातों पे मार्केट ट्रेड करेगी। देखिए कूलिंग पीरियड होता है, इसमें शेयर होल्ड करने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आदमी लाइफ कोशिश करता है कि अनाउंसमेंट आ गया, इसका सारा चाम खत्म हो गया, अभी के दूसरी तरफ मूव होकर ट्रेडिंग की जाए। लेकिन इन्वेस्टर होता है वो लेके रखता है, जो मालूम है अगला क्वार्टर होगा, सुने अच्छा है। ये प्रॉब्लम ये है कि खेलने वाला मूव होगा ऐसी दूसरी कंपनी में, और इन्वेस्टर काम करेगा होल्ड करना है। जो होल्ड करेगा तो यकीन आगे भी अगर अच्छा दिखेगा इंशाल्लाह ताला, जो नहीं है आगे भी अच्छी आएंगी इंशाल्लाह। सही। और सर किन सेक्टर्स को आप ये समझते हैं कि इनमें एक्टिविटी होगी? क्योंकि अभी बहुत से हमने सेक्टर्स देखे, जैसे टेक्सटाइल है, उसमें एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है, और केमिकल सेक्टर में भी नहीं हुई है। तो अब किन सेक्टर्स को आप ये समझते हैं कि हाँ अब इनमें एक्टिविटी होगी और इनमें जो है कुछ मोमेंटम नजर आएगा? देखिए बैंक सेक्टर, फार्मा के बारे में अच्छी, मुझे लगता है कि फार्मा अच्छा ट्रेड करेगा। इसके अलावा IPP अच्छा, फर्टिलाइजर, ये सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आराम से ट्रेड की जा सकती है और चीपर भी। सही। उसामा, आपका सवाल है, उसके बाद बस फिर हम एंड करेंगे क्योंकि वैसे भी अब टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। जी उसामा, जल्दी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, मेरा एक तो पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से क्वेश्चन है कि इसके तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके बारे में बता दें, और एक फौजी सीमेंट के हवाले से बता दें कि उसका आगे क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर। वो उसका है रेट थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर इधर ही बस मूव करता जाएगा? बस ये 2 क्वेश्चन हैं। थैंक यू। देखिए फौजी सीमेंट मुझे अच्छा लगा, जाती तो अच्छा लगता है कि लॉन्ग टर्म की, लेकिन एक्सपेंशन पूरी हो गई है, आगे जाके ये अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम के साथ साथ के जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम होंगे, तो इसकी अर्निंग ग्रो करेगी और इंशाल्लाह आपको अच्छा मतलब पे आउट देगी। इससे इनका फौजी फाउंडेशन ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा पे आउट करती है। दूसरी बात ये है कि पेल में मैं समझता हूँ कि इस वक्त अभी पेल में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जो दाम है इसके मुताबिक पेल मुझे महंगा लगता है कि पे आउट के लिहाज से, उनके लॉन्ग टर्म डेट की वजह से मुझे पेल ज्यादा महंगा लगता है। तो मैं तो इसे कंसिडरेट करता हूँ जो पे आउट करती हूँ और ग्रोथ हो। तो अभी ऐसी कोई पेल में मुझे जाती कोई लंबा कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपको ये पेल के बारे में एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन फौजी सीमेंट के बारे में एडवाइस कर सकता हूँ कि आगे जाके बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। सही। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी सर, मुनीर साहब आपका, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।